हेलो और नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमजी में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और इस पुस्तक के खंड अ से दूसरी इकाई से राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 3 अवधारणाएं हैं, जिसमें एक राजनीतिक समाजीकरण, दूसरा राजनीतिक संस्कृति और तीसरा राजनीतिक सहभागिता। ये 3 अवधारणाएं हैं, जिसमें से राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति हमारा हो चुका है। और आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजनीतिक सहभागिता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल स्टडी विद एमजी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 राजनीतिक सहभागिता। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो यहाँ पर आती है, राजनीतिक सहभागिता होती क्या है, किसे कहते हैं राजनीतिक सहभागिता, या इसका अर्थ या अभिप्राय या तात्पर्य। तो दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता से जो तात्पर्य होता है हमारा, कि राजनीतिक व्यवस्था यानी कि जो हमारा देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, उसमें अलग अलग लेवल्स पर नागरिक यदि पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं, तो उसको राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। यानी कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक सहभागिता से इसका अर्थ है। अब राजनीतिक सहभागिता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की राजनीतिक सहभागिता होती है। एक तो होती है सकारात्मक राजनीतिक सहभागिता, और दूसरा होता है नकारात्मक राजनीतिक सहभागिता। या फिर नकारात्मक राजनीतिक सहभागिता को हम राजनीतिक उदासीनता भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सकारात्मक राजनीतिक सहभागिता क्या होती है। कि इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि इस प्रकार की जो राजनीतिक सहभागिता होती है, जिसमें क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में सत्ताधारी व्यक्ति, यानी कि जो ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आम जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप आइए राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। तो इस प्रक्रिया में अगर ये प्रक्रिया होती है, यानी कि अगर सत्ताधारी लोग आम जनता को अलग अलग लेवल्स पर, विभिन्न लेवल्स पर जनता को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उससे क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था सशक्त या मजबूत होती है। जो देश का जो राजनीतिक ढांचा है वो मजबूत होता है अगर आम जनता उसमें भाग लेती है और सत्ताधारी उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगाते हैं, ठीक है। और ये जो देखने को मिलता है, ये उदार लोकतंत्र वाले देशों में ये चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और भारत को भी इसमें ले सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत में जो सकारात्मक राजनीतिक सहभागिता है वो अभी तक पूरी तरह देखने में नहीं आई है, क्योंकि कई बार जो राजनीतिक दल होते हैं, जो सत्ताधारी लोग होते हैं, वो जनता को हतोत्साहित भी करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम लेते हैं नकारात्मक राजनीतिक सहभागिता। नकारात्मक राजनीतिक सहभागिता में क्या होता है कि इस व्यवस्था में जो जनता होती है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उदासीन बनी रहती है, ठीक है। पहली बात तो उदासीन बनी रहती है। उदासीन क्यों रहती है? आए रोज हम जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है, नेता लोग भ्रष्ट आचरण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है ना। और उनकी जो मोनोपोली होती है, मनोवृत्ति होती है, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है ना। और आम जनता का तो कोई काम होता ही नहीं है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है। तो आम जनता क्या है कि इस तरह की व्यवस्था से क्या उनके मन में असंतोष, खिन्नता आ जाती है और वो राजनीतिक व्यवस्था से उदासीन हो जाते हैं। जैसे कि जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान जैसे मतदाताओं को अपना मत देना चाहिए, वोट देना चाहिए, लेकिन वो लोग वोट नहीं देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे अकेले के वोट देने से क्या हो जाएगा। तो इस तरह की उदासीनता, ठीक है। और दूसरी बात, शासक वर्ग के द्वारा उसके यानी कि जनता के सक्रिय भूमिका में रोड़ा डालते हैं, रोड़ा अटकाते हैं, यानी कि उनको राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेने देते हैं, ठीक है, सक्रिय रूप से, ठीक है। और ये वाली जो व्यवस्था पाई जाती है
ये वाली व्यवस्था पाई जाती है तानाशाही देशों में, ठीक है ना, जहाँ पे तानाशाही व्यवस्था होती है, कम्युनिस्ट शासन होता है, या जहाँ मतलब पूर्ण लोक राजतंत्र होता है, सिर्फ राजा का शासन और इसके खिलाफ किसी प्रकार से मतलब आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं होती है राजा के खिलाफ। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में यह चीज़ देखने को मिलती है। और अगर ये चीज़ होती है तो क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था विघटन की ओर जाती है। विघटन का मतलब बिखराव की ओर, क्योंकि ऐसी व्यवस्था, विघटन का मतलब ऐसी व्यवस्था फिर ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी जब भी इसका टाइम आता है ये व्यवस्था धराशायी हो जाती है, ठीक है। जबकि अगर सकारात्मक राजनीतिक सहभागिता वाले कंट्रीज़ में, देशों में देखा जाए तो लोगों का पूरा पार्टिसिपेशन होता है, तो ये व्यवस्था लंबे समय तक काम करती रहती है, ठीक है। और जनता में असंतोष की भावना यहाँ पे नहीं पनपने दी जाती, क्योंकि अगर जनता में असंतोष आएगा तब वो व्यवस्था जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं मैक्लोवस्की के अनुसार सक्रिय राजनीतिक सहभागिता वाली व्यवस्था में क्या होता है। वो मैक्लोवस्की क्या बता रहा है कि नागरिक स्वेच्छा से राजनीतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, अपनी इच्छा से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेता है। उसको बोलना नहीं पड़ता है कि आज वोटिंग का डे है, इलेक्शन के लिए वोट पड़ रहे हैं तो आप वोट डालने जाओ, ऐसा उनको बोलना नहीं पड़ता है। वो अपनी स्वेच्छा से वोट डालने जाएंगे, ठीक है, स्वेच्छा से राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेंगे, इस तरह से। तो इस शासन में नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, यानी जो नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो सरकार कानून बनाती है, उन कानूनों को बनाने में भी जनता सक्रिय रूप से भाग लेती है। जैसे जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स यानी कि प्रांतों में है वहाँ पे, तो वहाँ पे जनता खुद कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। स्वयं जनता संविधान संशोधन के प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकती है, इस तरह से, ठीक है। फिर तीसरा जो होता है जन भागीदारी से, यानी कि जनता की अधिक से अधिक भागीदारी से सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर अंकुश लगता है। यानी कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हैं, वो लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते यदि जनता जागरूक है और शासक लोग क्या कर रहे हैं अगर वो इसके प्रति पूर्ण जिम्मेदारी निभाती है आम जनता, तो ये सत्ताधारी लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाते। अब बात करते हैं हम आगे। अब देखते हैं राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप। कितने दो स्वरूप होते हैं राजनीतिक सहभागिता के, एक तो होता है विकासपरक और दूसरा होता है लोकतांत्रिक। विकासपरक राजनीतिक सहभागिता में क्या होता है, शासकीय प्रक्रियाओं में जन भागीदारी, यानी कि जनता की जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी वो व्यवस्था को विकास के मार्ग पर आगे ले जाती है। और उत्तरोत्तर भागीदारी, यानी कि जनता की भागीदारी अगर बढ़ती ही रहती है तो ऐसे में शासकीय गतिविधियों में, यानी कि जो सरकार के जो काम करने का जो तौर तरीका होता है उसमें और उत्तरदायित्व जिम्मेदारी में भी वृद्धि करती है। अगर जनता जागरूक बनी रहती है तो सरकार के अधिकारी, नेता लोग, राजनीतिक दल क्या होता है, वो अपने उत्तरदायित्व से, अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, ठीक है ना। वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं जो जनता के प्रति, राष्ट्र के प्रति होती है। और अगर जनता की अगर सक्रिय भागीदारी ना हो तो वो क्या, वो सब बंदर बांट में लग जाएंगे, देश को लूटने में लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा लोकतांत्रिक राजनीतिक सहभागिता का दूसरा स्वरूप सक्रिय जन भागीदारी व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने का सशक्त प्रमाण होती है। यानी कि व्यवस्था जितनी ज़्यादा लोकतांत्रिक होगी, जनता की भागीदारी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में, उदार लोकतंत्र वाले देशों में जनता की भागीदारी सक्रिय रूप से होती है। शासक लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो भी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों से अपील की जाती है कि सभी लोग क्या करें, मतदान में भाग लें, अवश्य अपना मतदान करें। फिर सरकार की जितनी भी योग्यताएं, मतलब योजनाएं होती है, वो योजनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जनता के सामने रखी जाती है और उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। तो ये जो होता है वो सरकार की तरफ से उनको भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत बार, जैसे कि प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें जनता को बुलाया जाता है कि आप आओ और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। अब चले हम आगे। बेंजामिन बार्बर सहभागी लोकतंत्र के बारे में वो क्या कहता है। सहभागी लोकतंत्र में एक तो उसने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है, ठीक है,
दूसरी बात, लोकतंत्र के लिए प्रतिद्वंदी नागरिक समूह बिना मध्यस्थ के सीधे स्वशासन में भाग लेते हैं। यानी कि प्रतिद्वंदी नागरिक समूह यानी कि लोगों का समूह होता है, जैसे राजनीतिक दल जो होता है, जो पार्टियां होती है, पॉलिटिकल पार्टियां, वो क्या होती है, लोगों की समूह होती है। ठीक है, लोग ही होते हैं उसमें, जनता ही होती है उसमें भी। ठीक है, तो समूह होता है। समूह क्या होता है, पार्टी यानी प्रतिद्वंदी, यानी कि ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे को पछाड़ करके सरकार बनाना चाहती है। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, जिसका एजेंडा या जिनके विचारों से जनता प्रभावित होती है, ठीक है, उनको जनता वोट दे करके सरकार बनवाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बिना सहभागिता के लोग स्वशासन में भाग लेते हैं। इसमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि जो स्थानीय शासन के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो इसमें क्या होता है, लोग सीधे चुनाव में भाग ले सकते हैं। कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, पार्षद के चुनाव में, वार्ड पंच के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। उसके लिए किसी के मीडिएटर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो सहभागी का मतलब लोगों को सहभागी बनाना। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नागरिक चेतना और सहभागिता। तो सहभागिता के लिए नागरिकों में उच्च स्तर की चेतना का होना आवश्यक है। ठीक है, जनता का राजनीतिक रूप से जागरूक होना आवश्यक है। राजनीतिक सहभागिता के लिए नागरिकों की चेतना, उनकी शिक्षा का स्तर और वैचारिक धरातल जैसे तत्वों की अनिवार्यता होती है। एक तो नागरिकों में चेतना होनी चाहिए अपने शासन के प्रति, अपने प्रशासन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और साथ ही लोकतंत्र के प्रति। ठीक है, चेतना होनी चाहिए, उनकी कुछ जिम्मेदारी, वो ये समझे कि हमारी कुछ जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर उनकी शिक्षा का स्तर, जनता जितनी ज़्यादा शिक्षित होगी राजनीतिक चेतना का स्तर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अनपढ़ लोग जो होते हैं, जिनमें शिक्षा का स्तर कम होता है, वो लोग क्या, उनको राजनीतिक प्रक्रिया की ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो वो क्या सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो शिक्षा का स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वैचारिक धरातल यानी कि उनके विचार करने का लेवल, उनके सोचने का तरीका, ठीक है ना, वो कैसा है, ये सभी चीज़ें होनी जरूरी है। ठीक है, फिर देखिए, अधिक साक्षरता से जनता की राजनीतिक सहभागिता अधिक होती है। यानी कि जिन देशों में साक्षरता ज़्यादा है, ठीक है ना, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ की जनता अधिक जागरूक होती है और राजनीतिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती है। और जिन देशों की में मतलब साक्षरता दर कम होती है, वहाँ पे जो नेता लोग होते हैं वो जनता को बहका करके उनका समर्थन प्राप्त करते हैं और फिर उनको बेवकूफ़ बना करके जो है सरकारी धन का घपला करना, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, फिर देखिए, राजनीतिक सहभागिता को राज्य का आकार यानी कि देश का आकार कितना बड़ा है, जैसे भारत एक बहुत ही विशाल देश है, ठीक है ना। फिर जनसंख्या कितनी है, कम जनसंख्या होती है तो उसका भी फर्क पड़ता है। राज्य के आकार अगर छोटा होगा तो जो जनप्रतिनिधि है वो उस कम जनसंख्या वाले देश में अपने जनता के साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, उनसे संपर्क कर पाता है। जबकि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो सभी लोगों से, पूरी जनसंख्या से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर राज्य का आकार बड़ा होगा तो भी प्रतिनिधि यानी कि जो नेता लोग होते हैं वो आम जनता से संपर्क नहीं बना पाएंगे। फिर देखिए, राजनीतिक सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप। अभी यानी कि जो आगे है, ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर की जाति कैसे, जातीय बना है जाति से, ठीक है, यानी कि ऊपरी जातियां। अब ये वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग जो हमेशा से राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं, जैसे कि राजनीतिक दल और उनसे जुड़े हुए नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, उन लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा होता है। आम जनता क्या करती है, आम जनता तो सिर्फ जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन जो है वो पार्टिसिपेट करती है, और राजनीतिक दल भी उनको जो है अपने अपने पक्ष के वोटर्स को वोट दिलाने के लिए मतदान स्थल तक ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है, जो अभिजातीय स्वरूप है, अभिजातीय स्वरूप का मतलब ये जो विचारक हैं इसमें अभिजातीय विचारधारा के जोसेफ शिम्पिटर, पेरेटो, मिचेल्स, मोस्का, ये अभिजातीय संस्कृति या अभिजातीय स्वरूप के ये लोग समर्थक हैं। जिसमें आपकी पुस्तक में जोसेफ शिम्पिटर का आया है। जोसेफ शिम्पिटर क्या कहता है कि इनके अनुसार शासन
चलाने के लिए और सार्वजनिक नीतियों को बनाने का कार्य व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का होता है। यानी कि सरकार चलाना और नीतियां बनाना, कानून बनाना आम जनता के बस की बात नहीं है, क्योंकि आम जनता जो है अनपढ़ होती है, गंवार होती है, ठीक है, और सरकारी क्रियाकलापों से वो ज़्यादा परिचित नहीं होती है। इसलिए ये काम तो सिर्फ उच्च स्तर के राजनीति के लोग ही करते हैं, नेता लोग ही करते हैं, ठीक है ना। आम जनता को इसका नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो व्यावसायिक राजनीति के जो प्रोफेशनल जो लीडर्स होते हैं, नेता लोग होते हैं, वही लोग इन कामों को कर सकते हैं। शासन व्यवस्था में मात्र एक सीमित समूह सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि एक छोटा सा समूह, जैसे राजनीतिक दल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसमें क्या बहुत थोड़े से लोग होते हैं, ठीक है। वही लोग शासन चलाते हैं, बार बार वही लोग जनता में से चुन करके जानते हैं, ठीक है ना, और वही लोग कानून बनाते हैं। आम जनता इसमें भाग नहीं लेती है और आम जनता को इसमें भाग लेने भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। बाकी जनता का अधिकांश वर्ग चुनाव के समय अपनी पसंद के राजनीतिक दल के माध्यम से वो भागीदारी करता है। जब चुनाव होते हैं और जनता जिस पार्टी को पसंद करती है, उस पार्टी के नेता को वो क्या करते हैं, वोट दे करके जिताते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने तक ही सीमित होता है, ठीक है। यह राजनेता भी, यानी कि अब देखिए, अपनी पसंद के राजनेता को चुन लिया, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को चुन लिया और उनकी सरकार बन गई। अब ये नेता लोग क्या करते हैं कि आर्थिक, वैज्ञानिक और टेक्निकल कारणों के वजह से ये लोग ऊपरी तौर पर कार्य करते हैं। यानी कि जिन लोगों को हमने वोट देकर के भेजा है, वो लोग भी, जैसे कि देश की आर्थिक नीतियां बनाना है, वैज्ञानिक रूप से और टेक्निकल से संबंधित अगर कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो उनका नॉलेज राजनेताओं में नहीं होता है। अधिकांश 90% जो राजनेता लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनको इनकी समझ नहीं होती है। हमें दिखता है कि हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा मंत्री जी काम कर रहा है, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो तो ऊपरी तौर पर काम करते हैं। सक्रिय रूप से इसमें भूमिका कौन निभाता है? ब्यूरोक्रेट्स निभाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स, यानी कि जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, हाई लेवल के जो सरकारी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं केंद्रीय स्तर पर, वो लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है, क्योंकि काम करने की सारी जिम्मेदारी इनकी होती है, पॉलिसी सारे ये बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार वास्तविक सहभागिता अल्प मात्रा में अभिजात्य वर्ग के हाथों में सिमट जाती है। अभिजात्य, अब यहाँ पे देखिए, अभिजात्य वर्ग कौन हो गया? ब्यूरोक्रेट, यानी कि उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, अफसर, ये, और व्यावसायिक नेता लोग, जिनको हम बार बार वोट देकर के भेजते हैं, चुनाव में जिता करके भेजते हैं, ये एक छोटा सा समूह होता है और इन्हीं के हाथ में सत्ता की कमान रहती है, ठीक है। एक पार्टी को आपने हरा दिया, कोई बात नहीं, दूसरी पार्टी, जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी अगले चुनाव में हार जाती है, कांग्रेस आ जाती है, तो भी क्या होगा कि सत्ता की कमान सिर्फ थोड़े से लोगों के हाथों में रहती है, ठीक है ना। तो क्या है, इसी को अभिजातीय वर्ग बोलते हैं। और जो कि जोसेफ शुम्पेटर कहता है कि, क्या कहता है कि शासन चलाने और सार्वजनिक नीतियाँ, कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है, कार्य है, वो सिर्फ एक छोटा सा वर्ग करता है और यही अभिजातीय वर्ग होता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्प मात्रा में अभिजातीय वर्ग के हाथों में मतलब सारी सत्ता सिमट जाती है और सक्रिय सहभागिता यही लोग करते हैं। अब रॉबर्ट जो डहर है, वो जोसेफ शुम्पेटर के जो ये बात कही है कि सत्ता में भागीदारी सिर्फ एक छोटे से वर्ग की होती है, अभिजातीय वर्ग की होती है, वो इस बात की आलोचना करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो ये आगे क्या कहता है कि अगर ऐसी व्यवस्था में, यदि अगर ऐसी व्यवस्था होती है जैसा कि शुम्पेटर ने बताया है, तो ऐसे में नागरिकों के सहभागिता का स्तर न्यून हो जाता है। न्यून का मतलब बहुत कम हो जाता है, यानी कि नागरिक बहुत कम पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसा कि शुम्पेटर ने क्या बताया कि सिर्फ अपने पसंद के राजनीतिज्ञों, नेताओं को चुनाव में जिताना, सिर्फ इतना ही रह जाता है। अब अगर हमें इससे आगे पार्टिसिपेशन का स्तर, सहभागिता का स्तर बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था में पार्टिसिपेट करे, तो इसके लिए जनता का शिक्षित होना, राजनीतिक रूप से जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, राजनीतिक सहभागिता का रूप। राजनीतिक सहभागिता के दोस्तों दो रूप होते हैं, एक तो सामान्य रूप होता है और दूसरा होता है सक्रिय रूप। सामान्य रूप जिसके अंतर्गत व्यक्ति का मतदान प्रक्रिया में भाग लेना, यानी कि वोट देना, चुनाव प्रचार में भाग लेना, नेताओं की जय जयकार करना, ठीक है, चुनावी सभाओं में भाग लेना, या फिर उम्मीदवार के रूप में खड़े होना, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया हुआ है
कि वो चुनावों में भाग ले सकता है, तो चुनाव में खड़ा हो सकता है। जीते नहीं जीते ये उसकी किस्मत, ठीक है। फिर देखिए हित समूह। हित समूह का मतलब जैसे व्यापारियों का समूह हो गया, बिजनेसमैन का समूह हो गया, ठीक है ना। इनके क्या है, कुछ फायदे होते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ शहरों की, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है, और मार्केट बंद करने का टाइम है कि मार्केट 7 बजे बंद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, व्यापारियों को नुकसान होता है, ठीक है। तो ये लोग व्यापारी लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं जैसे व्यापार मंडल। तो वो सरकार से क्या डिमांड करते हैं कि जो मार्केट खोलने का जो टाइम है वो टाइम बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि ये उनके फायदे से संबंधित है, स्वार्थ से संबंधित है, इस तरह से। तो ये समूह क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक दलों की जो चुनावी सभाएं हैं उनमें भाग लेते हैं, ठीक है। उनमें भाग लेने के साथ ही वो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को वो चंदा देते हैं, ठीक है। फिर हड़ताल प्रदर्शनों का आयोजन करना, और अगर हड़ताल प्रदर्शन रैलियां हो रही है, धरने हो रहे हैं तो उनमें भाग लेना। जैसे कहीं हड़ताल हो रही है, आप भी चले गए, मैं भी चला गया हड़ताल में, जो लोग हड़ताल करें उनके साथ बैठ गए, हमने भी नारे लगा लिए। इस तरह से विधायकों और नीति निर्माताओं के संपर्क में रहना, यानी कि जिन लोगों को हमने चुनाव वोट देकर के भेजा है, जिताया है, उन लोगों से निरंतर कॉन्टेक्ट में रहना। तो ये हो गया इसका सामान्य रूप, ठीक है। अब इसका सक्रिय रूप क्या होता है, वो देखिए, राजनीतिक दलों की सदस्यता प्राप्त करना। जैसे किसी एक पार्टी से जुड़ गए, ठीक है, जैसे मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात, राजनीतिक दलों की सदस्यता प्राप्त करने के बाद अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना, मतदाताओं का पंजीकरण करना, भाषण देना राजनीतिक दल की ओर से, ठीक है। सार्वजनिक अभियानों में भाग लेना, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अगर वो किसी तरह का अभियान चलाती है, ठीक है, तो उसमें भाग लेना। फिर सार्वजनिक और दलीय पदों के लिए संघर्ष करना। सार्वजनिक पद यानी कि जिस पार्टी का अगर मैं मेंबर हूँ, उस पार्टी से विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए टिकट प्राप्त करना, ठीक है ना, या फिर नगर पालिकाओं के लिए टिकट प्राप्त करना इलेक्शन के लिए। दलीय पदों के लिए, दलों में भी बहुत सारे पद होते हैं, जैसे कि अध्यक्ष का पद होता है, उपाध्यक्ष का पद होता है, प्रवक्ता का पद होता है, अलग अलग पार्टियों में, सभी पार्टियों में होते हैं। तो उन पदों के लिए संघर्ष करना, ठीक है। ये होता है राजनीतिक सहभागिता का सक्रिय रूप। अब देखते हैं राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। राजनीतिक सहभागिता के दोस्तों 2 स्वरूप होते हैं, एक तो परंपरागत राजनीतिक सहभागिता और दूसरा गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, ठीक है। राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों, निर्णयों के निर्माण, निर्धारण और क्रियान्वयन में भाग लेता है। कोई भी व्यक्ति नीतियां बनाते समय, नीतियों के निर्माण के समय, ठीक है, और उनके क्रियान्वयन में पार्टिसिपेट करता है, वो राजनीतिक सहभागिता है। अब बात करते हैं जो परंपरागत और गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता होती है वो क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले परंपरागत राजनीतिक सहभागिता देख लेते हैं। तो परंपरागत राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत नागरिकों और सरकारों के उन कार्यों को शामिल किया जाता है जिन्हें नागरिक प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। यानी कि मतलब किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे काम जो कि हजारों सालों से होते आ रहे हैं, सामान्य रूप से करते आ रहे हैं, हम भी सामान्य रूप से उनमें भाग लेते रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें इसमें आती हैं। जिसमें एक तो होता है नागरिक सहभागिता, यानी कि हम अपनी तरफ से सहभागिता करते हैं, और दूसरा राज्य यानी कि सरकार किस तरह से पार्टिसिपेट करती है परंपरागत स्वरूप में। तो नागरिक सहभागिता के अंतर्गत आप देखिए, राजनीतिक सहभागिता के परंपरागत नागरिक सहभागिता के अभिकरण यानी कि उपाय, साधन, यानी कि नागरिक किस प्रकार से पारंपरिक सैकड़ों सालों से मतलब पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सरकार और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना, हमेशा से करते आ रहे हैं। जिन लोगों से जिन लोगों को हमने वोट देकर के जिताया, अगर हमारे कभी कोई काम पड़ गया उनसे, तो विधायकों से जाकर के मिलेंगे, पार्षद से जाकर के मिलेंगे कि भाई हमारा ये काम है, आप करवा दो, ठीक है। तो इस तरह से हम सहभागिता करते हैं। दूसरा, पत्र, टेलीफोन, साक्षात्कार, संपादक पत्र। संपादक पत्र का मतलब जो न्यूज़पेपर्स के बीच वाले पेज पर जो आता है एडिटोरियल, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। उसमें किसी न किसी लेख के ऊपर मतलब किसी न किसी विषय के ऊपर एक मतलब पूरा लेख लिखा हुआ होता है, ठीक है। फिर हस्ताक्षर अभियान, सार्वजनिक कार्यवाही के द्वारा राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाना, ठीक है। फिर देखिए, दबाव समूहों में संगठित होकर, जैसे मैंने भी बताया था, हित समूह या दबाव समूह, जैसे व्यापारियों का दबाव समूह, ठीक है, वो अपने डिमांड मनवाने के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक दलों को चंदा भी देते हैं, कलेक्टर्स को,
या मिनिस्टर्स को वो मतलब ज्ञापन भी देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसा करके जो है वो अपने हितों को पूरा करवाने के लिए, यानी कि जो उनकी डिमांड्स होती है उन डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए आंदोलन करते हैं। फिर देखिए, राजनीतिक प्रचार अभियानों के माध्यम से जन सहभागिता में वृद्धि करना, यानी कि अपनी पार्टी या अपनी पार्टी की नीतियों को प्रचार करना जनता में, ठीक है, और इस तरह से जन सहभागिता प्राप्त करना, ठीक है। फिर सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ना, यानी कि जनता अपनी तरफ से किसी पद के लिए चुनाव लड़ सकती है और ऐसा करके वो राजनीतिक सहभागिता कर सकता है चुनाव लड़ करके। फिर उपक्रम का मतलब किसी भी प्रस्ताव को प्रारंभ करना, यानी कि सरकार से किसी तरह की डिमांड है तो नागरिक अपने स्तर पर एक प्रस्ताव रख सकते हैं, ठीक है। और उस प्रस्ताव पर क्या होता है कि मतलब हस्ताक्षर अभियान चलाया, ठीक है। हस्ताक्षर अभियान में जैसे आपके वार्ड के लोगों का, आपके शहर के लोगों के हस्ताक्षर करवा करके सरकार के पास भेजना, उनको बताना भाई कि हमारी ओर से ये डिमांड है, इसको पूरा किया जाए, इस तरह से। और दूसरा होता है प्रत्याह्यान यानी कि रिकॉल। अब इसमें क्या होता है कि जिस आदमी को, प्रतिनिधि को आपने वोट देकर के जिताया चुनाव में, ठीक है, तो वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए जीतता है, जैसे कि 5 साल, एक बार आपने चुनाव में वोट देकर उसको जिता दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल पूरा होने से पहले उसको वापस उसके पद से हटाने का मतलब होता है उसको वापस बुलाना, ठीक है। तो इसके द्वारा भी जनता सहभागिता कर सकती है, यानी कि रिकॉल के द्वारा और उपक्रम के द्वारा। अब देखते हैं परंपरागत राजनीतिक सहभागिता का राज्य के अभिकरण किस तरह से, यानी कि सरकार किस तरह से ये सहभागिता संचालित करती है। तो इसमें देखिए, चुनावों का आयोजन करना, यानी कि सरकार जब चुनाव करवाती है, ठीक है, लोग उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से राज्य जनता की सहभागिता प्राप्त करता है। फिर सार्वजनिक सुनवाई करना, जैसे कि सरकार कभी कभी अभियान चलाती है, जैसे कि सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, मतलब शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग, जिसमें सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं और जनता को जो भी समस्याएं होती है, समस्याएं लेकर के जनता के पास जनता उनके पास जाती है, अधिकारियों के पास कैंप आयोजित करवाती है ना, तो उसमें जाती है और हाथों हाथ काम हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी उन शिविरों में, कैंप में आते हैं। और सरकार आपके द्वार में क्या होता है कि जो सरकार के जो मंत्री लोग होते हैं वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, गांवों में वो लोग जाते हैं, मंत्री लोग जाते हैं, और जो जनता की जो कंप्लेंट होती है वो सीधे वो मंत्री जी को बताते हैं। फिर देखिए, सरकार सलाहकार परिषदों का गठन करती है, यानी कि सरकार को कोई नियम बनाना है या कोई योजना बनानी है, ठीक है, तो उस योजना पर, उस नियम के लिए क्या होता है, सलाह देने के लिए सलाहकार परिषद, जिसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको नियुक्त करती है, और ये लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं। फिर किसी भी प्रश्न पर निर्णय के लिए मतदान करवाना या जनमत प्राप्त करना, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से सरकार जनता की सहभागिता प्राप्त करती है। अब राजनीतिक सहभागिता के परंपरागत स्वरूप के बाद अब देखते हैं राजनीतिक सहभागिता का गैर परंपरागत स्वरूप, ठीक है। गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता आपके पाठ्य पुस्तक में जो है इसको पूरा एक चार्ट के रूप में बताया गया है, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब इस स्वरूप को नागरिकों के द्वारा कभी कभार ही अपनाया जाता है, हमेशा नहीं अपनाया जाता है। हमेशा तो पारंपरिक जो राजनीतिक सहभागिता होती है उसको अपनाया जाता है, और ये जो तौर तरीके होते हैं जो गैर परंपरागत में आते हैं ये कभी कभी ही अपनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें नागरिक किस प्रकार से सहभागिता करते हैं वो देखिए। पहली बात, विरोध प्रदर्शन करना, सभा करना, हड़तालें करना, नारेबाजी करना, नुक्कड़ नाटक करना, धरना देना, भूख हड़ताल करना। सरकार ने अगर मतलब लोगों को अगर पुरस्कार दिए हैं, किसी तरह का अवार्ड दिया है, तो उन अवार्ड को, पुरस्कार को लौटाना वापस, ठीक है। सरकार की किसी भी नीति से नाराज होकर के राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना, ये सभी, ठीक है। नंबर 2, सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ सविनय अवज्ञा करना, आंदोलन करना, ताकि सरकार अपना डिसीजन वापस ले, ठीक है। विभिन्न अभियानों का आयोजन करना और उसमें भाग लेना, जैसे स्वच्छता अभियान, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान, साक्षरता अभियान, टीकाकरण अभियान, वृक्षारोपण अभियान, इसमें जनता भाग लेती है। तो इस तरह से गैर परंपरागत तरीके से
इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गैर परंपरागत का मतलब यही है कि ये सिर्फ कभी कभार ही होते हैं, रोज रोज नहीं होते। और तीसरा, राजनीतिक हिंसा, यानी कि अगर सरकार आपके डिमांड के को नहीं मानती है, ठीक है, ठुकरा देती है, या सरकार कठोर रुख अपनाती है, तो ऐसे में क्या होता है, जनता की तरफ से या सरकार का जो विरोधी पक्ष होता है उसकी तरफ से राजनीतिक हिंसा की जाती है। यानी कि सत्ताधारी लोग होते हैं और जो सत्ताधारियों के समर्थक होते हैं, उनका सपोर्ट करने वाले होते हैं सरकार का, ठीक है, उनके खिलाफ इसमें हिंसा की जाती है, मानव श्रृंखला बनाई जाती है रास्ता रोकने के लिए, ठीक है, उपद्रव, ठीक है, हुड़दंग मचाना, चक्का जाम करना, लोगों को बंधक बनाना आदि नागरिक सहभागिता के गैर परंपरागत स्वरूप है। क्योंकि ये चीज़ें क्या आती है, उग्र कार्यवाहियों में आती है, ठीक है ना, इसलिए इनका इस्तेमाल कभी कभी ही किया जाता है, ठीक है ना, बहुत ही अपरिहार्य होने पर किया जाता है, ठीक है। अब इसी में गैर परंपरागत में राज्य सहभागिता के उपकरण क्या है, अभिकरण क्या है, वो देख लेते हैं कि राज्य किस प्रकार से सहभागिता करता है गैर परंपरागत रूप से। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना, ठीक है। राष्ट्रीय पर्व में फिर क्या होता है, जनता पार्टिसिपेट करती है, आती है, जैसे कि 15 अगस्त का पर्व हो गया, 26 जनवरी का पर्व हो गया, इस तरह से। फिर देखिए, विभिन्न अभियानों का आयोजन, सरकार विभिन्न स्तरों पर अभियानों का आयोजन करती है, ठीक है, और उसमें जनता से पार्टिसिपेट करवाया जाता है, ठीक। चले आगे, जैसे कि इसमें उदाहरण के लिए स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान, टीकाकरण अभियान, वृक्षारोपण अभियान सरकार चलाती है, जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है। फिर सार्वजनिक दौड़ का आयोजन करना, सार्वजनिक प्रतियोगिताएं करवाना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, जो कि सरकार आयोजित करवाती है। और ये चीज़ें कभी कभी ही होती है, इसलिए क्या होता है, इसको गैर परंपरागत रूप कहा जाता है, जो सरकार की तरफ से हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण या साधन, यानी कि किस प्रकार से जनता और सरकार सहभागिता करते हैं, राजनीतिक सहभागिता करते हैं, ठीक है। नागरिक शासन में सहभागिता करते हैं, अपनी व्यवस्था में सहभागिता करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार क्या करती है कि ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्य करती है, ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे कि जनता आगे आकर के उसके साथ पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो इसके जो साधन हैं उसमें देखिए, पहला साधन होता है दबाव समूह, जो मैंने बताया कि व्यापारियों का समूह हो गया, ठीक है। तो उदार लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के ऐसे समूह होते हैं, जैसे टीचर्स का अलग समूह हो गया, जैसे शिक्षक संगठन हो गए, मजदूरों का अलग संगठन हो गया, व्यापारियों का अलग संगठन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अब जैसे सरकारी अफसर होते हैं, ठीक है, तो सरकारी अफसरों का भी संगठन होता है। जैसे IAS अधिकारी होते हैं, तो IAS अधिकारियों का भी अपना संगठन होता है, जो सरकार के सामने कभी कभी उनका कुछ फायदा होता है तो सरकार के सामने डिमांड रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो संगठन बना करके लोगों के ऐसे समूह होते हैं जो अपने किसी समान हित या उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी मजदूरों का समूह हो गया, व्यापारियों का समूह हो गया, क्या है कि इसमें जैसे व्यापारियों के समूह में सिर्फ व्यापारी सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना, मजदूरों के समूह में सिर्फ मजदूर सम्मिलित होते हैं। तो मजदूरों के हित एक जैसे होते हैं, व्यापारियों के हित एक जैसे होते हैं, तो यानी कि इनके एक जैसे हित होते हैं और उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और उनको पूरा करने के लिए या उनकी कोई डिमांड्स होती है तो वो सरकार तक पहुंचाते हैं इन ग्रुप्स के माध्यम से। और जैसे कि राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाते हैं, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते हैं। और दबाव किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों को चंदा दे दिया, चंदा देने के बाद क्या होता है, पैसा दे रहे हैं ये दबाव समूह उनको, तो पैसा दे करके फिर उनसे काम करवाना, ठीक है, इसे प्रलोभन दे करके नीतियां बनवाना या नीतियों को बदलवाना, इस तरह से। और सरकार से ऐसा काम करवाना, अधिकारियों से ऐसा काम करवाना जो इन समूहों के हित में हो, इनके अनुकूल हो, ठीक है। अब देखते हैं आरंभक। आरंभक का मतलब प्रस्ताव तैयार करना। अब इसमें क्या होता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था में मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेजा जा सकता है, भेज सकते हैं, ठीक है। और आरंभक कहाँ पे, जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ पे
जनता एक साथ इकट्ठे होकर के किसी विषय पर चर्चा करती है, कानून बनाती है या संविधान संशोधन को प्रस्तावित करती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली व्यवस्था में यह चीज़ पाई जाती है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था है, तो वहाँ पे जनता एक जगह पर इकट्ठी होकर के इस तरह के प्रस्ताव को प्रारंभ करती है और वो प्रस्ताव फिर बाद में वो विधानमंडल यानी कि संसद के पास विचार करने के लिए भेज सकती है, या अगर प्रस्ताव तैयार कर लिया है तो उसको मतदान के लिए भेज सकती है जनता। ठीक है, दूसरा होता है प्रत्याह्यान। प्रत्याह्यान यानी कि रिकॉल, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने चुनाव में वोट देकर के जितवाया है, जो जीत चुका है चुनाव, ठीक है, अब अगर वो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जैसे बहुत उम्मीदों से हम किसी व्यक्ति को चुनाव में वोट देते हैं और वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन अपना काम वो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जनता उससे नाराज हो जाती है और अपने उस निर्वाचित प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल यानी कि जितने साल के लिए वो चुना जाता है उतना मतलब उससे पहले ही उसको पद से हटा देते हैं। और ये होता है जनमत संग्रह के द्वारा, यानी एक बार फिर से वोटिंग होती है, ठीक है, और वोटिंग सिर्फ यस नो के लिए होती है कि आपको इसको बनाए रखना है या इसको हटाना है, ठीक है, यस नो, ठीक है, और इसके लिए जनमत संग्रह होता है। अगर नो हो जाता है तो फिर उसको उसके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। और ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले देशों में होता है। हमारे यहाँ पर इसको पंचायत चुनावों में अपनाया गया है और नगर पालिका चुनावों में इसको अपनाया गया है कि जो प्रतिनिधि होता है, पार्षद होता है या सरपंच होता है, उसको उसके टाइम से पहले हटा सकते हैं, 5 साल से पहले हटा सकते हैं। फिर देखते हैं जन सुनवाई। जन सुनवाई के कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग, जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक, सांसद या मंत्री भी तो जनप्रतिनिधि है, उनको वोट देकर के भेजा है आपने। सार्वजनिक अधिकारी वर्ग यानी कि सरकारी अफसर विभिन्न विषयों पर जनता के विचार और उनकी समस्याओं को जानने के लिए और उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जगह जगह पर वो लोग क्या करते हैं, कैंप लगाते हैं, ठीक है। कैंप जैसे उदाहरण के लिए प्रशासन शहरों के संघ, प्रशासन गांवों के संघ, ठीक है। ये जो अभियान होते हैं, कैंप होते हैं, इसमें सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट के लोग उन शिविर में होते हैं, ठीक है। बिजली विभाग भी हो जाएगा, आपके वन विभाग भी हो जाएगा, इसमें आपके जलदाय विभाग भी हो जाएगा, सारे के सारे डिपार्टमेंट इसमें आ जाएंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, सारे के सारे अफसर आएंगे, ठीक है। और आपका काम कहीं पर भी मतलब कुछ भी काम हो तो आप इन कैंप में करवा सकते हैं। आपको जो है अलग अलग जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो यहाँ कैंप में हो जाएगा। फिर सरकार आपके द्वार, इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार के विधायक और मंत्री लोग जो है वो जनता के बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। फिर देखिए 5वां सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद में क्या होता है कि वर्तमान समय में सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्यों के विशेष पक्ष पर सलाह देने के लिए गणमान्य नागरिक या एक्सपर्ट्स का संगठन बनाती है। यानी कि सरकार कोई योजना बना रही है या कोई काम करवाना चाहती है, ठीक है, तो उस योजना से संबंधित, उस कार्य से संबंधित कुछ एक्सपर्ट्स लोगों का पैनल बनाया जाता है, ठीक है, जो वो योजना बनाने से पहले सरकार को सलाह दे सके, ठीक है, तो उसको सलाहकार परिषद कहा जाता है। एक होता है परिप्रेक्षा। परिप्रेक्षा का मतलब होता है कि किसी प्रश्न पर निर्णय के लिए मतदान करवाना, ठीक है। राजनीतिक सहभागिता के इस स्वरूप के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर, जैसे कोई नया कानून बनाया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधान लाया जा रहा है या संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर जनता से मतदान करवाया जाता है। यानी कि कई बार जो है किसी विषय पर जनता से यस और नो में उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसी को मतलब जनमत संग्रह भी इसी को कहते हैं कि किसी विषय पर जनमत प्राप्त करना, कि जनता का मत क्या है, वो चाहती है या नहीं चाहती है, ठीक है। फिर आता है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा में क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में यदि सरकार कोई अन्यायपूर्ण कानून बनाती है तो ऐसे कानून को जानबूझकर सरेआम तोड़ना, ठीक है, उस कानून का उल्लंघन करना,
या फिर किसी एक स्थान विशेष पर जाने पर रोक लगा रखी है, तो जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से वहां पर जाना और वहां जाकर के कानून का उल्लंघन करना और स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी देना। ठीक है, स्वेच्छा से गिरफ्तारी में क्या होता है कि आपको मतलब घंटे 2 घंटे के लिए 4-5 घंटे के लिए आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है और किसी मतलब दूर किसी सुनसान जगह पे ले जाके आपको वापस छोड़ देते हैं, मतलब आपको बंद करके नहीं रखते। इसमें ये चीज़ होती है ताकि किसी विषय पर जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सके। ठीक है, फिर राजनीतिक प्रतिहिंसा। राजनीतिक प्रतिहिंसा के अंतर्गत देखिए कि विरोध प्रदर्शन का ये जो तरीका होता है प्रतिहिंसा, ये सबसे उग्र स्वरूप है और अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक का मतलब जैसे कि यहाँ पर आ गया है प्रतिहिंसा में हिंसा वर्ड आ गया है, यानी कि हिंसा के खिलाफ हिंसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक रूप से जो विरोधी पक्ष होता है, उस विरोधी पक्ष को लोगों, उनको समर्थन करने वालों, उनकी हत्या करवाई जाती है, उनका अपहरण किया जाता है, उनको बंधक बनाया जाता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस तरह के क्रियाकलापों के द्वारा सरकार से अपनी मांगें मनवाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं राजनीतिक सहभागिता का जो ये अवधारणा है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों इसको राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, इसका होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। नंबर 1, शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने में उपयोगी है। यानी कि अगर नागरिक राजनीतिक रूप से चैतन्य होंगे, जागरूक होंगे, तो ऐसे में वो क्या करेंगे कि राजनीतिक जो विषय होते हैं, जो सार्वजनिक समस्याएं होती है, उनके ऊपर नागरिक स्वयं विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, जनता क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो इन सब से क्या करते हैं, मतलब रखते हैं। ठीक है, अनपढ़ लोग उस चीज से मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, तो समस्याओं के ऊपर विचार करेंगे, राजनेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे, सरकार क्या कर रही है, नेता लोग क्या कर रहे हैं, कौन से घोटाले हो रहे हैं, कौन से घपले हो रहे हैं, इन सब के ऊपर बारीकी से नजर रखती है जनता। ठीक है, और उनको फिर क्या करती है, चुनाव में सबक सिखाती है। उनके द्वारा राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और भ्रष्टाचार को रोकने में इससे सहायता मिलती है। दूसरा जो है उत्तम जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि एक राजनीतिक व्यवस्था में, और खास तौर से जो लोकतांत्रिक देशों का जो राजनीतिक जीवन है, उसमें उत्तम समाज का निर्माण करने के लिए और नागरिक उत्तम जीवन जिए, इसके लिए राजनीतिक सहभागिता यानी कि जनता का सक्रिय रूप से सहभागी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, तभी सरकार को जनता के हितों के प्रति, जन कल्याण के प्रति आप उसको उत्तरदायी बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा, नागरिकों को सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देना, यानी कि नागरिक स्वयं राजनीतिक सहभागिता के द्वारा निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जैसे सरकार कोई कानून बना रही है, ठीक है, और अगर वो कानून जनता के हित में नहीं है, तो ऐसे में जनता उसका विरोध कर सकती है। ठीक है, विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक देशों में अलग अलग उपाय हैं। आप धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन दे सकते हैं। ठीक है, सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं उसके संबंध में। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो इसी तरह का एक है। सरकार ने निर्णय ले लिया है, ठीक है, उस निर्णय को बदलवाने के लिए जनता अहिंसक आंदोलन कर रही है कि ये जो है किसानों के हित में नहीं है, आप इसको बदलें, इसको आप वापस लें कानून को। ठीक है, अब राजनीतिक सहभागिता में विस्तार के उपाय, यानी कि राजनीतिक सहभागिता को आप और कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, कैसे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें भाग लेने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। तो इसमें देखिए नंबर 1, शासन और प्रशासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि शासन की जो शक्तियां हैं उसको विकेंद्रित किया जाए, यानी कि शक्तियां एक जगह पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए। अगर एक जगह पे केंद्रित होगी, अगर एक ही अफसर सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो वो क्या करेगा, मनमाना आचरण करेगा, निरंकुश आचरण करेगा, तानाशाही रवैया अपनाएगा। इसलिए क्या होता है कि इन शक्तियों को अलग अलग समूहों को बांट देना चाहिए। ठीक है, जैसे स्थानीय समुदायों को सौंपना, जैसे ग्राम पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएं हो गई, थोड़े काम थोड़ी शक्तियां उनको दे दी। ठीक है, इस तरह से उदाहरण के लिए जैसे पंचायत राज व्यवस्था कि भाई आप लोगों को ये काम करना है, ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सरकार ने कुछ काम इनको सौंप दिए, पंचायतों को सौंप दिया, नगर पालिकाओं को सौंप दिया कि भाई ये काम आप करो। ठीक है, ये विषय अब आपका है। तो इसके द्वारा जब ये शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, तो सरकारों की जो मनमानी होती है, वो मनमानी पर कुछ हद तक अंकुश लगता है। फिर देखिए, सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में या किसी विषय पर प्रस्ताव को जनता द्वारा शुरू किए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि जनता को इस बात का अधिकार दिया जाए कि वो किसी विषय पर
प्रस्ताव को स्वयं शुरू कर सके और आगे बढ़ा सके, जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है उस तरह से। ठीक है। अब राजनीतिक व्यवस्था सहभागिता के पक्ष में तर्क, राजनीतिक और साथ ही विपक्ष में तर्क या उसकी हानियां, राजनीतिक सहभागिता के लाभ या राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में तर्क। ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहली जो बात है, राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत जो सहभागी व्यक्ति होता है, यानी कि जो व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी होता है, उसके हितों की रक्षा करती है और उन्हें बढ़ावा देती है। लोग राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले अपने लाभ हानि का आकलन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नियम कायदों से परिचित है, ठीक है, अगर पॉलिटिकल लेवल पे उसकी अच्छी साँठ-गाँठ है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सहभागी है। ठीक है। और वो अपना काम निकलवा लेगा क्योंकि वो जागरूक है। और आप और मैं अगर जागरूक नहीं है तो आपका नुकसान होगा, आप अपना काम नहीं करवा पाएंगे सरकारी अधिकारियों से, सरकार से, इस तरह से। तो ये जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है ताकि वो अधिक से अधिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लें। ठीक है ना। दूसरा, राजनीतिक सहभागिता की प्रक्रिया में नागरिकों की सामान्य नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक सजगता को बढ़ाती है। ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है, नागरिकों की सामान्य जो नैतिक, जैसे नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करना, समय समय पर जो चुनाव आयोजित होते हैं उन चुनावों में भाग लेना। ठीक है। उनको नागरिक अधिकार भी दिया हुआ है कि आप स्वयं भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, ठीक है ना, सभा कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये चीज़ें नागरिकों में क्या करती है, सजगता को बढ़ाती है। फिर देखिए तीसरा, राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिकों की एकजुटता को बढ़ाती है, सामान्य हितों के लिए। ठीक है। जैसे आपके वार्ड, आपका मोहल्ला या आपके शहर से संबंधित कोई एक समस्या है, ठीक है, और वो समस्या अगर सरकार सोल्व नहीं करती है, सरकारी अधिकारी उदासीन है, तो नागरिक लोग मिलकर के सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं समस्या के समाधान के लिए। तो नागरिकों की एकजुटता को भी ये बढ़ावा देती है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे इसके विपक्ष में तर्क। ठीक है। यानी कि एक तरफ तो इसके हमने लाभ देख लिए, पक्ष में तर्क यानी कि लाभ। ठीक है। अब विपक्ष में तर्क यानी कि इसकी आलोचना राजनीतिक सहभागिता की, या इसकी हानियां, या इसके नकारात्मक प्रभाव, राजनीतिक सहभागिता का नकारात्मक प्रभाव, किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। अगर किसी तरह से क्वेश्चन आए तो हम इसको लिख सकते हैं। तो विपक्ष में तर्क या इसकी आलोचना या नकारात्मक प्रभाव, नंबर 1, अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता भी हानिकारक है। यानी कि हर लेवल पे आप जो है जनता को बोलोगे आओ पार्टिसिपेट करो, आओ पार्टिसिपेट करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता हानिकारक होती है। कैसे? देखिए, लोकतंत्र में लोगों की राजनीतिक सहभागिता को एक सीमा तक ही बढ़ावा देना चाहिए, उससे आगे बढ़ावा देना हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जैसे सार्वजनिक नीतियां, निर्णय और कार्यक्रम जो भी सरकार लागू करती है, ठीक है, जैसे सरकार ने आज कोई योजना लागू की है जनता की भलाई के लिए, तो उस जैसे आज ही योजना लागू हुई है और आप चाहो कि आज के आज ही आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। योजना लागू होती है, धीरे धीरे उसके फायदे आम जनता तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे पहुंचते हैं, एकदम से नहीं पहुंचते। लेकिन क्या होता है कि आम लोगों में धैर्य नहीं होता है, ठीक है, वो लोग रुकना नहीं चाहते। आम लोग जैसे कि ये चाहते हैं कि नहीं, हमें आज का आज फायदा मिल जाए, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि उनकी जो कंप्लेंट होती है उन कंप्लेंट्स को वो सड़क पर ले जाएंगे। सड़क पर ले जाने का मतलब वो उसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे, ठीक है ना, कि नहीं आज के आज, ठीक है। जैसे किसान आंदोलन का एक पक्ष ये भी है कि वो किसान लोग चाहते हैं कि आज के आज जो है आप इन कानूनों को रद्द कर दो। तो ऐसा भी संभव नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि कानून उनके हित में है तो कानून लागू होने दीजिए, ठीक है। फिर 6 महीने, साल, 2 साल में उसका अगर वो कानून जनता के हित में है, किसानों के हित में है, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर हित में नहीं है, ठीक है, तो बाद में उसमें चेंज किया जा सकता है, इस तरह से। लेकिन आम जनता में क्या होता है, धैर्य नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में वो अपनी शिकायत सड़कों पर ले जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उससे क्या होगा, व्यवस्था प्रभावित होगी, ठीक है। दूसरा तो देखिए, अत्यधिक सहभागिता जनता को अनियंत्रित भीड़ में बदल देती है, अत्यधिक सहभागिता, और उसका परिणाम क्या होता है, आए दिन रैलियां होती है, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, जाम, घेराव, रेल और सड़क मार्ग को रोकना, ठीक है ना, चक्का जाम, रेल मार्ग को रोक देते हैं, पटरियां उखाड़ देते हैं, सड़क मार्ग जाम कर देते हैं, ठीक है ना।
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि नेतृत्व करने वाला यानी कि उस भीड़ का जो लीडरशिप करने वाला होता है वो अपनी अनुचित मांगों को मनवा लेता है, ठीक है। सरकार फिर क्या करती है, अधिकारी फिर क्या करते हैं कि एकदम से दबाव में आ जाते हैं और एक बार तो जो है फौरी तौर पर मतलब समझौता कर लेते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति सबसे आगे होता है ना उसका तो फायदा निकल जाता है, ठीक है। तो जो लोग इस तरह से लड़ाई झगड़े प्रदर्शन करके अपना काम निकलवा लेते हैं और जो लोग बेचारे शांत सीधे साधे जीवन जीने वाले लोग होते हैं उन लोगों की कोई सुनवाई इसमें नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा जो है इसमें व्यापक सामाजिक हानि। राजनीतिक सहभागिता में भाग लेने वालों की योग्यता, अनुभव और प्रतिभा से समाज वंचित हो जाता है। राजनीतिक सहभागिता में भाग न लेने वालों यानी कि जो व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, भले वो काबिल है, योग्य है, अनुभवी है, प्रतिभावान है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस योग्य व्यक्ति के अनुभव, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा का लाभ समाज को नहीं मिल पाता है और समाज उसके फायदे से, उसकी योग्यता का लाभ उठाने से वो वंचित हो जाता है। क्योंकि जब आप देखते हैं जैसे ऊपर वाले पॉइंट में देखा है कि इस तरह से जब अनियंत्रित भीड़ हो जाती है, ठीक है, प्रदर्शन, चक्का जाम, घेराव, तो ऐसे में जो सीधे साधे लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर वो दूर हो जाएंगे तो उसकी जो योग्यता होती है, उसके अनुभव होते हैं, जो उसकी प्रतिभा होती है, उसका लाभ समाज को नहीं मिल पाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है राजनीतिक सहभागिता वो यहाँ पे समाप्त होता है। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मेरे इस चैनल स्टडी विद एमजी को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।